हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट का जो हमारा वन लाइनर बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये हमारा जियोग्राफी का जो क्लास है वो शुरू है, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर रहे हैं। और चैप्टर 4 है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। देखिए, जो वैज्ञानिक है उनका आंतरिक संरचना के विषय को लेकर के, यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, इस बारे में लेकर के जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच क्या है, मतभेद है। वो एक जैसा तर्क नहीं रख पाते हैं। ठीक है, वो एक साथ तर्क नहीं रख पाते हैं, सबका अलग अलग तर्क है और सबका अलग अलग व्याख्या भी है इस बारे में। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से हमें पदार्थ मिले हैं, जो पृथ्वी की तापमान की गणना की गई है और जो परतों की मोटाई के बारे में कहा गया है उस पर जो है अभी तक पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। कई लोगों का अलग मत है। ठीक है, फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। देखिए, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया है उसमें किन किन चीजों का प्रयोग किया गया है? तापमान का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तापमान की गणना की गई है, तापमान का अवलोकन किया गया है। फिर दबाव के बारे में जाना गया है, घनत्व के बारे में जाना गया है और जो उल्काएं, जो पृथ्वी पर उल्काएं गिरती हैं उनको समझने की कोशिश की गई है। चूंकि जो उल्काएं होती हैं उनका संरचना और निर्माण जो है पृथ्वी के समान होती है। ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर समझने की कोशिश की गई है। और तब इन सब को समझने के बाद एक एक व्याख्या किया गया है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इसे समझने के लिए भूकंपीय तरंगों का भी प्रयोग किया गया है, जो कि हम लोग चैप्टर जब भूकंप को पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग देखेंगे भूकंपीय तरंगों को। ठीक है, कि कौन कौन से भूकंपीय तरंग होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, कौन से तरंग किस माध्यम में गति करता है, ये सारी चीजें हम लोग भूकंप के जब चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके बाद ही वो चैप्टर आने वाला है, तो उसमें हम लोग भूकंपीय तरंगों को विस्तार से देखेंगे। बस यहाँ पर ये समझिए कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे समझने के लिए भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया गया है, तापमान का अध्ययन किया गया है, उल्का जो होती है उनका अध्ययन किया गया है। और इन सभी के अध्ययनों के बाद ठीक ना, और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और इस पर भी अभी पूरी तरह से सहमति नहीं हो पाई है पूरे वैज्ञानिक समूह का। ठीक है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, ये जो पृथ्वी की अंदर की भाग है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारा मकान है, हम लोग जहाँ पर रहते हैं, प्रतिदिन चलते हैं, वहां से अंदर की ओर जो है पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि केंद्र तक 3 भागों में बांटा गया। ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, तो यहाँ तक 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी जो भाग है वह भूपर्पट्टी कहलाते हैं, यानी कि क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, भूपर्पट्टी या क्रस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले भाग को। उसके बाद दूसरा वाला भाग जो है वह आवरण या मेटल कहलाता है। ठीक है, आवरण या मेटल कहलाता है। ये जो होता है ये दूसरा भाग है। और तीसरा सबसे अंतिम भाग जो कि केंद्र में होता है उसको केंद्रीय भाग या कोर कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय भाग या कोर इसको कहा जाता है। तो पृथ्वी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर केंद्र है तो इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, इसको काट देंगे। यहाँ पर इसको 3 भागों में हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, ऊपरी वाले भाग को क्रस्ट कहेंगे, बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, बीच वाले भाग को आवरण कहेंगे, और जो अंत वाला भाग होगा उसको केंद्रीय भाग या कोर कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भूपर्पट्टी को देखते हैं, यानी कि जो क्रस्ट है उसको समझते हैं, यानी कि जिस पर हमारा घर, मकान या हम सब रहते हैं। हमारे पूरे जीवन का जीवन यापन जो है भूपर्पट्टी पर ही
गुजरता है। तो चलिए आप जानते हैं भूपर्पट्टी के बारे में। देखिए भूपर्पट्टी यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर है भूपर्पट्टी के बारे में कि भूपर्पट्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग घेरे हुए हैं। तो इतना बात आपको भूपर्पट्टी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए भूपर्पट्टी के बारे में क्या बताया गया। सबसे पहली बात, भूपर्पट्टी के बारे में सबसे पहली बात जो बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को, यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं उसको क्या कहा गया है, उसी को भूपर्पट्टी कहा गया। यानी कि जिस पर हम लोग इस सरफेस पर जिस सरफेस पर हम लोग रहते हैं उसको क्या कहा गया है, भूपर्पट्टी कहा गया है। अब देखिए भूपर्पट्टी का जो भाग है वो कितना लंबा है, तो जहां से हम लोग रहते हैं वहां से अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक, यानी कि पृथ्वी के अंदर आप 34 किलोमीटर तक जाइएगा तो वहां तक के भाग को, 34 किलोमीटर तक के भाग को हम लोग क्या कहेंगे, भूपर्पट्टी कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अंदर 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर के अंदर तक के भाग को हम लोग क्या कहेंगे, भूपर्पट्टी कहेंगे। ये जो भूपर्पट्टी है इसका जो निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, कैसे चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ठीक है, तो भूपर्पट्टी का जो निर्माण है याद रखिएगा वह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और इस भूपर्पट्टी के दो भाग हैं, पहले भाग को सियाल कहते हैं और दूसरे भाग को सीमा कहते हैं। जो सियाल होता है उसमें जो सियाल का क्षेत्र है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिना पाया जाता है। जो सियाल वाला क्षेत्र होता है उसमें जो है सिलिकॉन और एल्यूमिना पाया जाता है, और जो सीमा का क्षेत्र है, जो सीमा क्षेत्र है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो जो सीमा का क्षेत्र है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें जो है वह सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो सीमा का जो सियाल का क्षेत्र है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिना पाया जाता है। आगे यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था, यानी कि हम सब लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रस्ट का जो भाग है उसका जो घनत्व है वह कितना है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर जो क्रस्ट है उसके क्रस्ट को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब के आकार को काटते हैं और उसका जब वजन करते हैं तो वह 2.7 ग्राम होगा। ठीक है, उसका वजन जो होगा 2.7 ग्राम होगा। और जो ये पूरा हमारा जो क्रस्ट है उसका जो आयतन होगा वह पृथ्वी के आयतन का 0.5% भाग होगा। ठीक है, चलिए आगे अब देखेंगे। ये था क्रस्ट के बारे में। एक बार फिर से यहाँ पर हम आपको समझाते हैं क्रस्ट के बारे में, जो कि आपको चीजें यहाँ पर याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए जो भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी क्या है, ये ऊपरी भाग है, याद रखिएगा ये ऊपरी भाग है। ठीक है, दूसरी बात कि इसका जो गहराई है, यानी कि जहां तक ये भूपर्पट्टी होती है इसका जो क्षेत्र है वह 34 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, इसके दो भाग हैं। ठीक है, दो भाग हैं, एक तो सियाल है, ठीक है, सियाल, और दूसरा एक सियाल है और दूसरा क्या है, दूसरा सीमा है। ठीक है, सियाल में हमें क्या मिलता है, सियाल में हमें जो मिलता है वह सिलिकॉन और एल्यूमिना मिलता है। सीमा में जो हमें मिलता है वह मिलता है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। चलिए उसके बाद अगर औसत घनत्व की बात करें तो इसकी जो औसत घनत्व है वह 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और यह पूरे पृथ्वी का जो है 0.5% आयतन को घेरे हुए है। तो इतनी चीजें आपको इस भूपर्पट्टी के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। एक सेकंड यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर है कि
जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है भूपटल की संरचना सामग्री, यानी कि ये जो भूपटल बनी हुई है, ठीक है, हमारी जो भूपटल है उसकी संरचना सामग्री क्या है। तो वजन के अनुसार सबसे अधिक जो ऑक्सीजन है, ठीक है, सबसे अधिक क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 46.60%, ठीक है, 46.60% लगभग 46%, इस तरह से याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन जो है 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% और चौथे स्थान पर लोहा है 5%। पांचवें स्थान पर कैल्शियम है 3.63% और छठवें स्थान पर जो है सोडियम है 2.83% और सातवें स्थान पर पोटेशियम है 2.59% एवं आठवें स्थान पर मैग्नीशियम है 2.09%। यानी कि पृथ्वी के संपूर्ण परपट्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। यानी कि जो पृथ्वी की संपूर्ण परपट्टी है, ठीक है, वो इन 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 8 तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारी पृथ्वी का परपट्टी जो है, परपट्टी क्रस्ट, वो जो है 98% भाग उसका इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अब जो 2% भाग रह गया, शेष भाग जो है वह है टाइटेनियम का। ठीक है, टाइटेनियम है, उसमें हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, सल्फर है, कार्बन है और निकेल एवं अन्य पदार्थ से ये मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप निर्माण जो है उसकी सामग्री भी, रचना सामग्री भी देख चुके हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है 27.272% और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है 8.13%। तो ये 3 ऐसे तत्व है जिनका यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकता है और इस तरह के 8 तत्वों से मिलकर के जो पृथ्वी की परपट्टी है उसका 98% भाग बन जाती है। बाकी के जो भाग है वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल, इन सभी चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग दूसरे भाग पर आएंगे। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहले भाग में हम लोग पढ़ लिए भूपरपट्टी। अब दूसरा जो भाग है वो है मेंटल का। ठीक है, मेंटल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मेंटल। देखिए, 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेटल के इस हिस्से में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे वाले भाग को, यानी कि दूसरा भाग जो हमारा है वो मेटल का है, मेंटल। और इसमें जो बताया गया है कि इसकी जो कुल जो इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, मेटल का जो निर्माण हुआ है वह किस चीजों से हुआ है? तो इसका जो निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट पत्थरों के समूह के चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पर जो इसका औसत घनत्व बताया गया है वह 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बताया गया है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर ग्राम क्यूब इसका जो है औसत घनत्व बताया गया है। और साथ ही साथ जो है 5.5 यानी कि 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका औसत घनत्व बताया गया है। और ये जो मेटल का भाग है ये पूरे पृथ्वी के आयतन का जो है 83% भाग को घेरे हुए, 83% भाग को ये घेरे हुए है। इसका जो कुल भाग है वह 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र है। टोटल इसकी मोटाई जो है 2900 किलोमीटर की इसकी मोटाई है। हम लोगों ने बात किया था भूपरपट्टी का, तो भूपरपट्टी सिर्फ 34 किलोमीटर मोटा है, जबकि जो मेटल है वो 2900 किलोमीटर का मोटाई का भाग है। ठीक है, और ये मेटल भी जो है वह बेसाल्ट चट्टानों के समूह से बना हुआ है और इसका जो आयतन है, जो
औसत घनत्व है वह 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और ये जो मेटल का जो भाग है, ये मेटल का जो भाग है वह पूरे पृथ्वी के आयतन का 83% भाग को घेरे हुए है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ असंबद्धता के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 असंबद्धता के बारे में हमें पढ़ना है। कोनराड असंबद्धता, फिर उसके बाद मोहावी कासिक मोहोबेसिक डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंबद्धता, ठीक है। उसके बाद है रेपेटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबद्धता और लेहमन असंबद्धता। और ये 6 कुल मिलाकर 6 हमें असंबद्धता के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है दो भागों को यानी कि पृथ्वी के दो भागों के बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर असंबद्धता को समझेंगे, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं पृथ्वी के दो भागों को अलग करने वाला क्षेत्र, ठीक है, यानी कि संक्रमण क्षेत्र की तरह आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि कोनराड असंबद्धता के बारे में कहा गया है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। तो ऊपरे वाले जो क्रस्ट है और जो नीचे वाली क्रस्ट है, इनके बीच का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, इनके बीच का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कोनराड असंबद्धता, ठीक है। तो ये हो गया ऊपरी 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 क्रस्ट और ये हो गया निचली क्रस्ट, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो भाग है वह कोनराड असंबद्धता कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोहोवेसिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर है कि क्रस्ट एवं मेटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। मोहोबेसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये जो बताया जा रहा है ये है कि क्रस्ट और मेटल के बीच का, हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी का जो पहला भाग होता है, ऊपरी भाग, वह क्या होती है? वह क्रस्ट होती है, ठीक है, क्रस्ट। और उसके नीचे जो होता है वह मेटल होता है, ठीक है, मेंटल होता है। तो इन दोनों के बीच का जो भाग हो, यानी कि ये जो क्रस्ट जहां से समाप्त होगा उसके बाद का जो क्षेत्र है और जहां से शुरू हो रहा है मेटल, उनके बाद का जो क्षेत्र, जो यहाँ पर संक्रमण क्षेत्र है, उसी को यहाँ पर जो कहा जाता है मोहबिसिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये जो है क्रस्ट और मेटल के बीच पाया जाता है। इस तरह से याद रखना है आपको कि क्रस्ट और मेटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है उसका नाम है मोहबिसिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और जो कोनराड असंबद्धता या कोनराड डिसकंटिन्यूटी है वह ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। उसके बाद जो है रेपेटी असंबद्धता, तो जो रेपेटी असंबद्धता है वह ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच पाया जाता है, ठीक है। रेपेटी असंबद्धता जो है ऊपरी मेटल एवं ऊपरी मेटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। तो ऊपरी मेटल और निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पर रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबद्धता, गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबद्धता जो है वह निचले मेटल और ऊपरी क्रोड के, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मेटल के बाद क्या पहुंच गए? क्रोड को पहुंच गए, ठीक है। तो निचली मेटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेहमैन असंबद्धता, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमन असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो असंबद्धता है ये किनके किनके बीच पाया जाता है ये आपको याद रखना है। जैसे कि गुटेनबर्ग की बात करें तो गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबद्धता जो है वह निचले मेटल और ऊपरी क्रोड के बीच पाया जाता है। उसी तरह से लेहमन असंबद्धता जो है, लेहमन असंबद्धता वह बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको इसी तरह से आपको अभी याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग केंद्रीय भाग को समझते हैं। केंद्रीय भाग यानी कि सबसे लास्ट वाला भाग, कोर वाला भाग, पृथ्वी की सबसे केंद्र की भाग की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ये जो केंद्रीय भाग है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर निकेल एवं फेरस से बना हुआ है। यानी कि केंद्रीय भाग के निर्माण की बात करें तो ये निकेल और फेरस से इसका निर्माण हुआ है केंद्रीय भाग का।
और इसका जो औसत घनत्व है वह 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सबसे अधिक हो गया यहाँ पर। ठीक है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। तो ये पृथ्वी के कुल आयतन का जो है 16% भाग घेरे हुए है। और इसके बारे में ये जानकारी आपको याद रखना होगा कि जो केंद्रीय भाग यानी कि कोर है वह द्रव अवस्था में या पिघले हुए अवस्था में है। ठीक है, पिघला हुआ अवस्था में है। ठीक है, इसी को प्लास्टिक अवस्था भी कहा गया है। तो द्रव अथवा पिघले हुए अवस्था में यहाँ पर जो है कोर भाग यानी कि कोर है, पृथ्वी का जो कोर है। और जो पृथ्वी का कोर है वह निकेल और फेरस से यह बना हुआ है। और इसका जो औसत घनत्व है वह 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और कुल पृथ्वी के आयतन का, ठीक है, पृथ्वी के कुल आयतन का यह 16% भाग घेरे हुए है। तो कुल पृथ्वी के आयतन का यह 16% भाग जो है घेरे हुए है। तो इतना चीज आपको याद रखना होगा केंद्रीय भाग यानी कि कोर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग भागों का घनत्व देखा, लेकिन पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह अगर आप निकालिएगा तो वह हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अलग अलग देखा। जैसे कि अगर हम भूपर्पट्टी का जब भूपर्पट्टी पढ़ रहे थे तो वहां पर औसत भूपर्पट्टी का जो औसत घनत्व हम लोगों ने देखा था वह था कितना, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जब मेटल पढ़ा था तो वहां पर जो औसत घनत्व था वह 3.5 से लेकर के 5.5 सेंटीमीटर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था। और जब हम लोग केंद्रीय भाग को पढ़ रहे थे तो केंद्रीय भाग का जो औसत घनत्व था वह 13 ग्राम था। और जब आप इन तीनों का योग करके 3 से भागा दीजिएगा तो इसका जो औसत घनत्व निकलेगा वह पृथ्वी का औसत घनत्व होगा, यानी कि 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो औसत घनत्व निकलेगा यानी कि पूरी पृथ्वी का जो 3 भाग है उन 3 भागों के औसत घनत्व जो मतलब घनत्व है उस मतलब पूरी पृथ्वी को अगर एक समरूपता के साथ जब देखा जाएगा तो उसका जो घनत्व होगा वह होगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एवं औसत त्रिज्या जो है वह लगभग 6,370 किलोमीटर है। ठीक है, जो पृथ्वी की औसत त्रिज्या है वह 6,370 किलोमीटर है। ठीक है, 6,370 ये याद रखेगा। इसकी जो त्रिज्या है वह कितना है, 6,370 किलोमीटर। और औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। यदि आप पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और आप इसके अंदर जा रहे हैं, कोर की तरफ जा रहे हैं, तो प्रति 32 मीटर के बाद आपका जो है तापमान 1 डिग्री का तापमान में आपका बढ़ोतरी हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री तापमान आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि पहले शुरू के फर्स्ट 32 मीटर तक अगर मान लीजिए आपका तापमान जो है वह 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगले 32 मीटर जब आप जाइएगा तो वो हो जाएगा 11 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद 32 जाइएगा तो 12 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से बढ़ता चल जाएगा। प्रति 32 मीटर की गहराई पर आपका जो तापमान है वह 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। तो पृथ्वी की स्थलीय क्षेत्र का सबसे जो नीचा का क्षेत्र है वह जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। तो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है और यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। तो ये जो क्षेत्र है जॉर्डन के आसपास मृत सागर का क्षेत्र जो है वह समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले जो था पाइथागोरस ने ये कहा कि जो पृथ्वी है हमारी कैसी है, पृथ्वी गोल है। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये पाइथागोरस के द्वारा कहा गया।
कि जो पृथ्वी है वह गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। तो ये जो बात कही गई पाइथागोरस के द्वारा कहा गया। पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी हमारी गोल है और ये आकाश में जो है वह स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। लेकिन सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। तो सर आइजक न्यूटन आए और इन्होंने साबित कर दिया कि जो पृथ्वी है वह नारंगी के समान है। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा। पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और आइजक न्यूटन ने यह साबित किया कि जो पृथ्वी है वह नारंगी के समान है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड यहाँ पर हाँ, यहाँ पर है कि जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। देखिए न्यूटन ने कहा था कि सर आइजक न्यूटन ने कहे थे कि जो पृथ्वी है वह कैसी है, वह नारंगी के समान है। तो इसी के बाद यहाँ पर जो है जेम्स जीन ने कहा कि इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। ठीक है, तो जेम्स जीन ने जो है पृथ्वी को नारंगी के बजाय क्या कह दिया कि ये नाशपाती के समान है। ठीक है, तो अब आप अंतर करते रहिए कि नारंगी और नाशपाती में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। यहाँ पर है कि पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैवमंडल। यानी कि पृथ्वी की जो बाहरी भाग है, ठीक है, बाहरी भाग जो है यानी कि जो हम लोग भूपर्पट्टी पढ़े, भूपर्पट्टी का जो बाहरी भाग है, ऊपर वाली जो भाग है, उसको 4 भागों में बांटकर यहाँ पर समझा गया है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक है, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो एक जो स्थल मंडल होगा उसमें कई सारे सब टॉपिक होंगे, उसको फिर पढ़ेंगे, उसको छोटे छोटे सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जल मंडल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होंगे, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्थल मंडल को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग स्थल मंडल पर चर्चा करेंगे। ये हमारा लुसेंट का जो लुसेंट समान ज्ञान है उसका वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है और ऑब्जेक्टिव लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको भी उसमें भी हिस्ट्री को जो है कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर दिए हैं और लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उसमें जो है आपको शुरू हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आप वो उसे अगर आप नहीं देख रहे हैं, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अभी तक आप उसे देख नहीं रहे उन वीडियोस को, तो आप उसके प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए क्योंकि हम लोग उसमें भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पर वन लाइनर में हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं भूगोल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग स्थल मंडल को पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके पास कोई राय, कोई सुझाव, कोई सलाह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में।